Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis. And in this analysis, we are going to do the analysis of the 4th of August. Okay, तो 4th of August की जो news है उसको हम इसमें cover करेंगे, right? चलिए, so let's get started. But first of all, obviously the टेबल ऑफ कंटेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग कि क्या क्या हमने कवर करना है इसमें. सो हम इसमें कवर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स की जो इम्पोर्ट होते हैं उस पे गवर्नमेंट ने कर्ब्स लगा दिया है दैट वोंट बी इम्पोर्टेड एनीमोर, राइट. अब इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. नेक्स्ट है 9 लाख ट्रीज से भी ज़्यादा, 9 लाख से भी ज़्यादा ट्रीज जो हैं वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको कट किए जाएंगे. ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये क्या है हम उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट है सेव द चिल्ड्रन लूजेस इट्स FCRA परमिट. तो हम इसमें ये देखेंगे कि FCRA परमिट जो है वो क्या है. हमारा फोर्थ जो है दैट इज दी AI कैमराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज. हर जगह आप देख सकते हैं कि AI आ गया है. तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड ऑल दैट वी विल बी सीइंग. बहुत ही अच्छा है ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक. नेक्स्ट है न्यूक्लियर सिग्नलिंग द नीड फॉर न्यू गार्ड रेल्स. सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग अंडर द एडिटोरियल. नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन. ये भी आपका एडिटोरियल ही है कि एविडेंस बेसिस पे जो है वो मेडिसिन को कैरी आउट करने के लिए. नेक्स्ट द सेवेंथ वन इज कू इन नाइजर कॉज्ड एंड दी कंसर्न्स, कॉजेज एंड दैट ऑफ द कंसर्न्स. नाइजर में कू हुआ है, हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों, क्या, कैसे एंड ऑल हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये आपका जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. वाई इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग ऑपोजिशन. क्यों ये ऑपोजिशन फेस कर रहा है, ये भी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. वी विल बी कवरिंग दिस एज वेल. एंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर. तो हिमालयन वल्चर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एंड ये जो लास्ट में क्यूरियस केस ऑफ लैक्टोज जो है ना, बहुत सारे लोग आप आज के डेट में जो है बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि मिल्क नहीं सूट कर रहा है. तो वो है, बट इसको ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली कवर करेंगे. ठीक है, ये सेपरेटली कवर करेंगे किसी दिन, बट नॉट इन दिस, right? But that is also very interesting article. So let's get started with the very first news, that is the endangered Himalayan vulture bred in captivity for the first time in India. तो ये हिमालयन वल्चर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम उसको अपने ही अंडर जो है रख करके ह्यूमंस ने इनको बड़ा किया है नॉन, उनको कैप्टिविटी में दे हैव ब्रेड दिस थिंग. तो वल्चर्स का जो नंबर है वो बहुत ही कंसर्निंग है क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं. सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनकी ब्रीडिंग जो है वो कराए थे अंडर देयर गाइडेंस, मतलब वो अपने ही अंडर रख करके, ऐसा नहीं है कि दे आर इन द वाइल्ड एंड ऑल. सो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालयन वल्चर, जिसको कि जिप्स हिमालयनिस भी कहते हैं. हिमालयन मिलता है तो वहाँ पे इनका नाम जो है साइंटिफिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयनिस भी लिखा हुआ है. इन इंडिया एट द असम जू, असम स्टेट जू में जो है ये काम यहाँ पर हुआ है. इसको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत. ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, राइट. सो दीज आर द लिटिल बिट ऑफ थिंग्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस थिंग. एंड इसको थ्रेटेंड स्पीशीज के तौर पे भी दिखा जाता है, राइट. सो नियर थ्रेटेंड जो है IUCN, तो ऑब्वियसली बात है कि ये थ्रेटेंड है. एंड इट इज अ कॉमन विंटर माइग्रेंट टू द इंडियन प्लेन्स. विंटर यानी विंटर में है जो है ये प्लेन रीजन्स जो है इंडिया के, वहाँ पर ये चले आते हैं. एंड ये वैसे तो हाई हिमालयन रीजन्स में जनरली यू कैन फाइंड देम. थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस थिंग विंटर माइग्रेंट है. ये नेटिव है हिमालयाज के. एंड इसके अलावा आपको कहाँ पर ये देखने के लिए मिलेंगे, टिबेटन प्लेटू में यू कैन फाइंड देम, राइट. एंड इनका जो वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वल्चर्स एंड दैट ऑफ द रैप्टर्स ऑल्सो, सबसे बड़े जो वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट जो वल्चर्स हैं उसमें ये एक हिमालयन वल्चर्स जो है वो उनका भी नाम आता है. सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसको जो है एक्सटिंक्ट ना होने दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैलेंजेस क्या है एंड सक्सेस रिलेटेड टू दिस थिंग. देखिए ब्रीडिंग द स्पीशीज, राइट. सो इट इज क्वाइट चैलेंजिंग थिंग.
ठीक है, क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि नेचुरली जो है ये कहाँ पे ब्रीड करते हैं? स्नो क्लैड माउंटेन्स में, जो स्नोई एरिया है, देयर यू कैन सी कि ये वहाँ पे ज़रूर ब्रीड करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गुवाहाटी, वहाँ पे तो वैसे स्नो है नहीं ना, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली द चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट. बट द बर्ड्स एक्मलाइज्ड टू द ट्रॉपिकल एनवायरमेंट इन द जू. अब जैसे कि लेपर्ड्स जो हम चीतास जो हैं हम अफ्रीका से लेकर के आए, बट यहाँ पर वो अडेप्ट नहीं कर पाए. एंड देर आर वेरियस अदर रीजंस ऑल्सो. अडेप्टेशन मतलब मानसून में जो है जिस तरीके से ह्यूमिडिटी हो रही है, एंड द इंसेक्ट्स एंड ऑल विच आर अटैकिंग देम, तो इन सारी चीज़ों की वजह से दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट इट. सो इसी वजह से दे आर पेरिशिंग, दे आर डाइंग. बट हियर दीज वल्चर्स, इन्होंने जो है अडेप्ट कर लिया ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट. ये जो गुवाहाटी जो है वहाँ पे इन्होंने अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे वर एबल टू ब्रीड देम बहुत ही आराम से. नाउ द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट रानी इन असम लेड बाय सचिन रानडे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग. तो यहाँ पर ये जो सेंटर है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, दे प्लेड रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. एंड यहाँ पर जो ये सारा काम इसलिए हो रहा है सो दैट वी कैन इंक्रीज देयर नंबर एंड वी वुड बी एबल टू सेव देम. वल्चर कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो 4 VCBCs जो है उसको हमने मतलब इंडिया में है. क्या है ये? वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर. ओके, कहाँ पर है? तो यू कैन फाइंड दिस हैज बीन 4 VCBCs हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. इनके द्वारा जो है 4 VCBCs को एस्टैब्लिश किया गया है. एंड ये जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये VCBCs क्या है, वल्चर ये क्या कर रहे हैं, इनको ब्रीडिंग सेंटर्स इनके लिए बना रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनके कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, सो अब ये कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है किन किन के? व्हाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर. इन सभी में भी दे आर इन्वॉल्व. तो हियर यू कैन सी कि कितने टाइप के 3 और टाइप के जो हैं आपको वल्चर्स के नेम यहाँ पर पता चल गए, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. Next topic, that is government imposes curbs on the import of the laptops and that of the tablets. And अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा इस चीज़ की वजह से. एंड वाई? तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो प्राइसेस हैं दैट विल इंक्रीज. किसी भी चीज़ की ना डिमांड ऑल ऑफ अ सडन भी इंक्रीज हो जाती है. लाइक इफ आई एम थिंकिंग इन ऑर्डर टू बाय टैबलेट, राइट, फ्यूचर में करने वाले थे, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है पीपल विल रश टू बाय नाउ. एंड डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी थी, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन डिमांड बढ़ जाएगी तो इनका जो है वो प्राइस हाइक होना इज़ वेरी like obvious, you can say. Now the restrictions on imports and that of the tablets and PCs over here. दो आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आया है कि इनको इस चीज़ को इन्होंने October 31 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं, बट स्टिल इम्पैक्ट्स तो होने वाले हैं इनके. यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जो है इम्पोज कर दिया है रेस्ट्रिक्शंस की लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड जो भी ये जो भी स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ये सारे टाइप की जो चीज़ें हैं उन सभी के ऊपर इन्होंने जो है इम्पोजिशन लगा दिया है कि भाई आप जो है अब इनको इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे. लाइसेंसेज आर नाउ रिक्वायर्ड फॉर दीज प्रोडक्ट्स टू बी इम्पोर्टेड. अगर आप जो है इम्पोर्ट करना चाहते हो या फिर इंडिया में किसी कंज्यूमर्स को सेल करना चाहते हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस जो है वो अक्वायर करना पड़ेगा. एंड इसको किसने अनाउंस किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया दैट दिस हैज़ बीन डन. अब यहाँ पे जो है जैसे कि लैपटॉप ब्रांड्स की बात करें, डेल, HP, लेनोवो, एप्पल, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं किस चीज़ पे? इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है ये डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? Laptops brands heavily relying on assembly abroad, so these are the ones, and definitely they are going to be impacted because of this thing. Short term laptop availability may be impacted, which is very obvious कि ये जो restrictions लगे हैं, नए restrictions, इसकी वजह से laptop availability पे जो है impacts होने बहुत ही obvious हैं.
जो कि अभी ही कुछ दिन में इस सब का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में फेस लॉन्गर वेट टाइम्स। अब जैसे कि हम सिंगल लोगों ने जो है खरीदना है, तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें क्लियर होने में जो है वो इम्पोर्ट होकर के इंडिया में सेल होने में, इन सब चीज़ों में जो है अब टाइम लगेगा। एक्सक्लूजन ऑफ प्रोविजंस। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो बैगेज रूल्स जो हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि जो ट्रैवलर्स हैं वो लैपटॉप्स, टैबलेट्स या फिर पीसीज जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं वहाँ से, तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टीज नहीं लगेगी। परचेजिंग लैपटॉप्स ऑनलाइन फ्रॉम ओवरसीज। अब जो ऑनलाइन से ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्री से जब ऑनलाइन आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो लैपटॉप्स को, तो वहाँ ये चीज़ जो है वो अभी भी अलाउड है। And now import duty and shipping fees may increase cost for the individual buyers. ओके अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल बायर्स हैं वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। सपोज कि मैं बाहर से कुछ खरीद के ला रही हूँ अपने साथ, तो इंपोर्ट ड्यूटी और शिपिंग फीस जो है वो दोनों ही मेरे को देने पड़ जाएंगे। प्रोडक्ट्स सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस थिंग। सपोज कि आपने जो है बाहर से कोई चीज़ खरीदी थी, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने के लिए वापस भेज रहे हैं, तो वो जब वापस आएगी रिपेयर हो करके, तो इन दैट केस वहाँ पे भी जो चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्राइसिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स लैपटॉप्स एंड दीज आर ऑफन बीइंग सोल्ड बिलो द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि एमआरपी से काफ़ी नीचे पे जो है इसको सेल किया जाता है। अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस and demand is definitely going to increase. Next topic is related to the trees which are being cut for the development project. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है इस चीज़ के लिए, तो डेवलपमेंट के पर्पस से एक तरफ से तो हम कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना है, हमको एफॉरेस्टेशन करनी है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, एंड हरे भरे जो जगह हैं उन सभी को आप कट कर दे रहे हो। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? सो ये जो ग्रेट निकोबार एरिया है, निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार का, तो वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको डेवलप करने के लिए 9 लाख ट्रीज जो है उसको कट करने की बात हो रही है। 72,000 करोड़ रुपीस जो है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में लग रहा है, राइट, जिसमें कि 9.64 लाख ट्रीज जो है उनको कट करने की बात हो रही है। पहले ये 8.5 लाख बोल रहे थे, बट ये इतनी नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये 9.64 है, तो इट्स नियरली अबाउट 10 लाख। वाई इवन नाउ दे आर सेइंग दैट 9/9 बोलने का कोई मतलब नहीं है, 10 हो गया, 10 बोलो। सो लगभग जो है ये 9.64 लाख ट्रीज दोज विल बी कट ऑफ टू एनेबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ transshipment port, an international airport, a township and a 450 megawatt gas and solar based power plant। ये सभी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करने के लिए इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारे ट्रीज जो हैं उनको कट करने की ये बात हो रही है। ओके तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 72,000 करोड़ रुपीस की ये प्रोजेक्ट है, एंड इसको कौन अप्लाई करवा रहा है? सो दैट इज द नीति आयोग फॉर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एकदम कंप्लीट, बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर, एंड इट इज जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है उसके सबसे एंड में ग्रेट निकोबार आता है, तो वहीं पे इस चीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि ANIIDCO जो है वो इनको ये जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो आप देख सकते हैं टाउनशिप जो है वो डेवलप करेंगे वहाँ पे। दूसरा पॉइंट है पावर प्लांट, सो दैट विल ऑल्सो बी डन, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कोल एंड गैस का। तीसरा है अ डुअल यूज मिलिट्री सिविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिलिट्री एंड सिविल दोनों ही जो है उस पर्पस से एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। 35,000 करोड़ रुपीस की ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट द गलाथिया बे,
यहाँ पर जो है इसको डेवलप करने की ये जो बात हो रही है. सो दिस इज द रीजन वाई ये जो प्रोजेक्ट देखिए, हालांकि दिस इज क्वाइट एम्बिशियस वन, बहुत ही ज़्यादा जो है ये एम्बिशियस है, बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट दिस इज द गैलेथिया बे. देखो, यह दो दिस इज रियली वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है एंड ऑल, बट कटिंग ऑफ दीज मेनी ट्रीज, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट. वाई? बिकॉज आप बोलते हो कि एक तरफ देखो, यही चीज़ है जिसकी वजह से ना जो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. पहले वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड ऑल इस टाइप से होते होते जहत फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, फिर उनको जो फिर से वहाँ पे जो है इनको हैबिटेट फिर बनाने लगते हैं कि भाई इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है, फिर उसको फिर से रीडेवलप करने लगते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं, यही सारी चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ होता है. 9 लाख ट्रीज जो है वो बहुत बहुत ह्यूज नंबर होता है. इस प्रोजेक्ट में 4 जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये तो मैंने चीज़ें आपको सारी चीज़ें बता ही दी. नीति आयोग जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग. ओके, यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने कहा है that approximately 400 concerns against the projects they have raised this thing. इन्होंने जो है कंसर्न रेज किया है, 400 चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं. पर्टिकुलरली इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ इन द गैथिया बे. मरीन लाइफ जो है गैथिया बे में, उसको ये इम्पैक्ट करेगा. तो उस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा दे आर कंसर्न्ड, विच सर्व्स एज अ क्रूशियल हैबिटेट फॉर द मरीन टर्टल्स इन इंडिया. तो मरीन टर्टल्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, उस चीज़ को लेकर के दे आर कंसर्न. Despite all these kind of concerns and all, environment ministry जो है they have they are still going ahead with the project, with the project based on the feasibility report which was actually presented by the AECOM Private Limited with the Hyderabad Vimta Labs handling the environmental impact assessment, EIA. जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसका क्या असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस चीज़ के ये जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी उसी के बेसिस पे दे आर सेइंग कि नहीं, हम जो है इस प्रोजेक्ट के साथ वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड. नेक्स्ट टॉपिक है सेव द चिल्ड्रन लूजेज इट्स FCRA परमिट. यहाँ पर हमको जानने वाला है कि ये FCRA प्रोजेक्ट जो है वो, ये जो FCRA है क्या, ये परमिट ये किस चीज़ के लिए है, क्यों है ये. FCRA क्या है? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है. एंड FCRA दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज जो NGOs होते थे वो काम करने के चक्कर में दे विल बी शोइंग कि हम बहुत काम कर रहे हैं अच्छा एंड ऑल, एंड इसके बिना पर जो है वो फॉरेन से गलत तरीके से मनी बोरो किया करते थे, राइट. सो फॉर दैट पर्पस उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये FCRA ये जो एक्ट है ये लेकर के आई इन ऑर्डर टू कर्ब दोज काइंड ऑफ थिंग्स. इट इज़ अ लेजिस्लेशन डिजाइन टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस एंड सेफगार्ड इंटरनल सिक्योरिटी. क्योंकि बहुत टाइम ये भी देखा गया कि ये जो NGOs हैं काम करने के पर्पज़ से पैसे लेते हैं एंड उस चीज़ का ये उन पैसों का ये गलत इस्तेमाल करते थे. अपना जो हमारा जो कंट्री का इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए दे यूज टू गिव मनी. बहुत सारे ऐसे NGOs जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व पाए गए थे इसी वजह से. तो ये जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड करने के पर्पज़ से और जो फॉरेन डोनेशंस है उसको रेगुलेट करने के पर्पज़ से जो है ये FCRA ये जो एक्ट है इसको लेकर के आया गया. इसको ओरिजिनली 1976 में लेकर के आए थे, लेकिन जो इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2010 में देखने के लिए मिले. एंड इसमें बहुत सारे जो मेजर्स हैं रिलेटेड टू द ओवरसी कॉन्ट्रीब्यूशंस उन सभी चीज़ों को जो है ऐड किया गया. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ दिस FCRA. अकॉर्डिंग टू द रूल्स नोटिफाइड इन 2015 में एक नोटिफिकेशन लेकर के आया गया था. रूल्स जो है वो नोटिफाई करे गए थे NGOs को लेकर के कि जो भी NGOs हु आर सीकिंग फॉरेन फंड्स
जो भी एनजीओ जो हैं वो बाहर से फंड्स लेना चाह रहे हैं, मस्ट प्रोवाइड एन अंडरटेकिंग दैट एक्सेप्टिंग सच कॉन्ट्रीब्यूशंस विल नॉट अंडरमाइन इंडियाज सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन भी एनजीओ को बाहर का फंड चाहिए तो उन सभी को एक अंडरटेकिंग राइटिंग में देनी पड़ेगी दैट जो भी वो लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस वहाँ से ले रहे हैं उसका इस्तेमाल वो कभी भी इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसकी इंटेग्रिटी या फिर जो भी उनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं दूसरे नेशंस के साथ, उन सारी चीज़ों में किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी इनकी वजह से, इनकी उस फंडिंग की वजह से। एंड इट शुड नॉट डिसरप्ट कम्युनल हार्मनी ऑल्सो। कम्युनल हार्मनी जो है वो डिसरप्ट ना हो, नहीं होगी इनके इस पैसे के बोरो करने की वजह से। राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। ये जो नोटिफिकेशन इसको जारी किया गया था, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये अप्लाई होता है एसोसिएशंस, ग्रुप्स और एनजीओज जो हैं, जो भी फॉरेन डोनेशंस लेना चाह रहे हैं उन सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन अंडर द एफसीआरए इज मैंडेटरी फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर ये जो एफसीआरए है इसके अंडर इनको रजिस्टर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी मुंह उठा के कभी भी जो है एनजीओ बना ले और ये बाहर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन हो जाए, देन व्हाट, एंड उन पैसों की वजह से हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाए। सो इसी वजह से इन सभी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, सो दैट गवर्नमेंट जो है ना इन सभी के ऊपर नज़र रख सके एक तरीके से। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसके प्रोविजंस क्या है? टू रिसीव फॉरेन फंड्स, सारी की सारी जो भी इंडिविजुअल या फिर जो एनजीओ हैं फॉरेन फंड्स आपको चाहिए तो उनको अपने आप को एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर करना होगा। फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ डेडिकेटेड बैंक अकाउंट, जिसमें कि सिर्फ फॉरेन से जो फंडिंग आ रही है वो उसमें मिलेगी। ठीक है, और ये कहाँ होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिल्ली, वहीं पे ही इनको ओपन करना है। ठीक है, तो एक ही जगह पे सारी डेटा रहेगी कि भाई ये एनजीओ को इतने अमाउंट यहाँ से मिले, ये एनजीओ को इतने अमाउंट यहाँ से मिले, तो एक ही जगह पे ऑल द इंफॉर्मेशन दे कुड हैव। नाउ ये जो सारे फंड्स है, all of these must be utilized solely for the purposes of specified in the act। जो भी purposes act में mention है उसी के ही लिए उन पैसों को ये use कर सकते हैं। and the recipients of the foreign donations must file annual returns also। अब जो फॉरेन डोनेशंस मिल रहे हैं तो आपको जो है आईटीआर जो है वो भी फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए थे कि एक एनजीओ सामने जो दिखाने के लिए वो रख लेते थे, एस्टैब्लिश करते थे, फिर उन वहाँ पे जो पैसे आते थे उसको फिर घुमा फिरा करके दूसरे एनजीओज में या फिर डायरेक्टली वहाँ से जो है दूसरे एनजीओज में सेंड किया करते थे। राइट, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फेक एनजीओज एंड ऑल। सो इस टाइप से दे यूज टू डू दैट, एंड या फिर जो है कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है उनको ट्रांसफ़र किया करते थे। इस वजह से एफसीआरए एक्ट को आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड इनका आना इज़ क्वाइट राइट ऑल्सो, ये एफसीआरए एक्ट का। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया, तो ये एफसीआरए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सही डिसीजन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू द एआई कैमरास। तो 19 MLAs and 10 MPs caught for traffic offenses by the AI cameras। तो AI cameras से जो है 19 MLAs एंड 10 MPs जो है उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि भैया आपने ट्रैफिक वायलेट किया है, ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसको वायलेट किए हुए हैं। तो ये जो है एक्चुअली बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा यू कैन से कि एआई कैमरास जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब 2019 की डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा कि 4.5 लाख से ज़्यादा जो है वो रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 2019 में, 2019 में ऐसे जो है वो केस देखने को मिले थे। 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों की एक्सीडेंट हुई थी, एंड जिसमें कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है अपनी जान जो है वो भी गंवा बैठे थे। सो दे डाइड इन दैट। सो आउट ऑफ 4.5 लाख, रफली अराउंड 5 लाख, रफली अराउंड 2 लाख पीपल
died also. Kerala जो है it was ranked 5th among the states in the terms of the total number of road accidents. road accidents की अगर बात करें तो केरला जो है वो 5th नंबर पे था एंड यहाँ पर जो है AI कैमरास जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं. The Motor Vehicles Departments of Safe Kerala project, it is the part of the government's initiatives in order to lower the incidence of the road accidents in the state. तो यहाँ पे जो केरला में मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जो है सेफ केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका काम है कि भाई रोड एक्सीडेंट्स जो है उनको कम करें, क्योंकि केरला का रैंक जो है वो अच्छा खासा है. ठीक है, तो इसी चीज़ के अंतर्गत इन्होंने AI कैमरास जो है वो इंस्टॉल करने शुरू कर दिए इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस द ट्रैफिक रूल वायलेशंस एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट्स ऑल्सो. देखिए सिर्फ कैमरास, देखो रोड एक्सीडेंट्स की जब बात आती है यहाँ पे ना, मैं ये जो डिस्कस कर रही हूँ दैट इज रिलेटेड टू द AI कैमरास. ठीक है, वो MLAs MPs के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि AI कैमरास जो है वो किस तरीके से हमारी रोड सेफ्टी में यूज़ किए जा सकते हैं. ओके, तो ये जो AI कैमरास जो है वो ठीक है, दे विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू सी कि भैया कोई जो है वो वायलेट नहीं करे एंड उनको जो है प्रॉपरली पिंग पॉइंट करते रहना है कि भैया यू आर एक्चुअली ये जो रूल्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे हो. खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इसके अलावा एक और चीज़ हमको ध्यान में रखने वाली ज़रूरी है कि हमारे जो रोड्स बने हुए हैं वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी सही नहीं होता है. ब्लाइंड एंड्स काफ़ी सारी जगहों पे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है. ये जो होल्स हो जाते हैं ना, जगह जगह पे थोड़ी सी बारिश होती है, खड्डे पड़ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एक कंसर्न रहती है. तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन जो भी कराते हैं, तो दोज कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दोज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स जो इन सारी चीज़ों की वजह से होते हैं. क्योंकि बारिश के टाइम में क्या होता है ना कि पानी भर जाता है, राइट, एंड कहाँ पे गड्ढे हैं क्या है याद नहीं रहता, भले ही आप जो है रेगुलरली वहाँ से जा रहे होते हो एंड ऑल, बट स्टिल, एंड उनको भी याद नहीं रहता है. व्हाट अबाउट दोस्त की जो नए हैं उस दिन वहाँ पे गए तो वो तो गड्ढे में गिर जाएंगे, राइट. एंड वो बाइक, सपोज बाइक से जा रहे हैं और बाइक इस तरीके से चली गई अंदर, तो हैंडल उनको चेस्ट पे लग जाएगा, सो दैट वुड बी क्वाइट हर्ट, दैट वुड एक्चुअली हर्ट देयर चेस्ट एंड फाइन दे कैन डाई ऑल्सो. क्यों, कितने झटके से लग रहा है, कुछ भी हो सकता है. सो इन सारी चीज़ों की वजह से भी पीपल लूज देयर लाइफ ऑन द रोड. सो वो सारी चीज़ें भी जो है वी आर सपोज टू पुट इन टू कॉग्निजेंस. ना यहाँ पर कुछ हम चीज़ें और पॉइंट्स देख लेते हैं. ऑटोनमस व्हीकल्स, AI driven self driving cars analyzes sensor data in real time to make the decisions on the acceleration, braking and steering, reducing the risk of accidents caused by the human errors. AI का बता रहा है कि जो AI है ऑटोमेटिक व्हीकल्स में, ठीक है, ऑटोनमस व्हीकल्स, यहाँ पर जो AI है जो कि ह्यूमन इज एक्चुअली ड्राइविंग, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रियल टाइम बेसिस पे देख लेते हैं कि भैया सेंस करते हैं कि क्या चीज़ें जो है सेंसरी डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उसके बेसिस पे वो उनका एक्सेलरेशन, ब्रेक और स्टीयरिंग इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं. कंप्यूटर विजन की अगर हम बात करें तो AI एल्गोरिदम्स जो है वो AI एल्गोरिदम्स एनहांस द सेफ्टी बाय ऑल्टरिंग ड्राइवर्स टू पोटेंशियल हजार्ड्स. यहाँ पर hazards to whom, pedestrians, cyclists and the other vehicles on the road also. तो ये सेफ्टी में भी they will be helping out AI को, अगर हम उसी तरीके से उनकी कोडिंग करते हैं and all, so they would be able to pinpoint the alert. वो अलर्ट कर सकते हैं किनको, ड्राइवर्स को, कि भाई यू माइट हिट द पेडेस्ट्रियंस या फिर जो साइकिलिस्ट है उसको, तो उसी हिसाब से अपनी स्पीड एंड ऑल उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, यूजिंग डेटा ऑन ड्राइवर बिहेवियर, रोड एक्सीडेंट्स एंड वेदर, AI प्रेडिक्ट्स पोटेंशियल हजार्ड्स. ये ड्राइवर की बिहेवियर, रोड के कंडीशंस और वेदर के हिसाब से AI जो है इन सारी डेटा के बेसिस पे पोटेंशियल हैज़र्ड्स जो हैं उन सारी चीज़ों के का इंफॉर्मेशन दे सकता है कि किस टाइप के हैज़र्ड्स जो हैं वो आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं. एंड इट माइट बी ऑफरिंग द वार्निंग्स ऑल्सो और द सजेशंस टू दी ड्राइवर्स एज वेल कि भाई आप जो है बहुत रैश ड्राइविंग करते हो, डोंट डू लाइक दिस, अदरवाइज इन फ्यूचर दिस माइट हैपन. ओके, हालांकि हम सभी को भी पता रहता है वो अंदर से, लेकिन हम जो है उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं. बट ये बार बार पिंग पॉइंट करेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी ओके, डोंट
I won't be doing that. Okay, next is the intelligent transportation systems. ठीक है, AI optimizes traffic flow, manages congestion and minimize accident risks for the improved road safety. ओके तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक फ्लो को मैनेज, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, कंजेशन नहीं हो उसी हिसाब से जो है रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ऑल दोज कैन बी शोन, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट्स रिस्क जो है उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के तौर पे जो है उसको भी, उसमें भी हम AI को यूज़ कर सकते हैं। AI एल्गोरिदम्स मॉनिटर ड्राइवर बिहेवियर। AI जो है वो ड्राइवर की बिहेवियर को एंड साइंस ऑफ फेटिग, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शन को डिटेक्ट करेगा, इम्पेयरमेंट एंड इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए इट विल कीप ऑन शोइंग दी वार्निंग्स, एंड वो क्या करेगा, इंटरवीन भी करेगा, you know, brake लगाना automatically and all, so those kind of things might also happen. रोड एक्सीडेंट्स मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी, ठीक है, रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, दैट इज आई रास्ते या फिर आई रास्ते, जो कि नागपुर में अप्लाई किया गया बाय यूजिंग द AI इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एक्सीडेंट प्रोन सिनेरियोज एंड अलर्ट द ड्राइवर्स फॉर द सेफ ड्राइविंग, कि भाई आप जो है ना सेफली यहाँ पे इन सारी जगहों पे सेफली ड्राइव करो, दीज आर डेंजरस वन। अब आता है हमारा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर सिग्नलिंग एंड द नीड ऑफ द न्यू गार्ड रेल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। न्यूक्लियर एस्केलेशन मैनेजमेंट, देखिए अभी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं वॉर में हो या फिर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो सभी कैसे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यूक्लियर इक्विप्ड है, राइट। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जब भी वॉर होती है तो एक खतरा ज़रूर रहता है कि उसमें से कोई एक जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा, और अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी पार्टी ने भी करना है, ओके, सो बोथ थिंग कैन हैपन। एंड अगर दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा न्यूज़ जो है वो नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपन जो है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ये जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूक्रेन में, इट हैज़ रेज कंसर्न्स अबाउट द न्यूक्लियर एस्केलेशंस मैनेजमेंट बिटवीन द मेजर न्यूक्लियर पावर्स, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अच्छे खासे न्यूक्लियर वेपन्स है भाई, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन अटैक एंड यूक्रेन, तो क्या है एंड ऑल, क्या हो सकता है। तो सपोज कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो दैट इज एक्चुअली रेजिंग द कंसर्न रिलेटेड टू दिस थिंग, कि जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो अगर इन्वॉल्व रहती हैं तो कितना खतरनाक सिचुएशन एक्चुअली हो सकता है। जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान का ही आप देख लीजिए, काफ़ी टाइम जो पाकिस्तान है वो इस चीज़ की धमकी देता है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, तो भाई तुम भी न्यूक्लियर पावर है तो हम भी न्यूक्लियर पावर है, ओके, ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आता है। तो ये धमकी अगर रियलिटी में चेंज हो जाए तो बहुत खतरनाक रहेगा, है ना। तो वही कंसर्न रेज किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया जो है वो न्यूक्लियर राइवलरी है इन दोनों के बीच में, विच हैड टेकन अ बैक सीट सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड इस चीज़ को रिवाइव कर दिया गया है बाय द इशू ऑफ द यूक्रेन। ना तो यूक्रेन नेटो में ज्वाइन होने के लिए किसी तरीके की इच्छा जताता और ना ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती। हर एक कंट्री को ये रहता है कि भाई हम अपनी कंट्री को सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो रशिया वाज लाइक कि ठीक है, हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज को छोड़ करके यहाँ पर भी जो कंट्रीज हो वो भी अगर नेटो में चली जाती है तो नो इश्यूज विद दैट, बट वो सारी कंट्रीज जो कि बॉर्डर्स पे टच कर रही हैं रशिया के, वो नेटो में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट द रशिया ऑलवेज थॉट ऑफ, राइट। बट यहाँ पर जो है यूक्रेन की इच्छा ने, ये जो कोल्ड वॉर था पहले यूएस एंड रशिया के बीच में, वो फिर से रिवाइव हो गया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली ओवर हियर। यूएस जो है इट एवरी देन एंड नाउ इट अटेम्प्ट्स टू डिटर रशियन एग्रेशन इन द यूक्रेन, एक्चुअली फेल्ड, इट ऑलवेज कीप ऑन डूइंग दिस थिंग बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड। नेटो देखो, रशिया यूक्रेन नेटो में जाएगा भी कि नहीं जाएगा वो एक अलग ही क्वेश्चन है, उसको जाना चाहिए भी कि नहीं आफ्टर ये, मतलब
आई थिंक दैट कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या मतलब है। एक 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 राजा के तौर पे सोचिए, जिसके अंडर इतनी सारी प्रजा जो है, उसका जान एंड उनकी भलाई, वो सारी चीज़ें उसके हाथ में है। तो उसके एक डिसीजन की वजह से उसकी 70% अगर जनता ही ख़त्म हो जाए, 80-90% जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस वो डिसीजन का क्या फ़ायदा? क्या वो डिसीजन सही रहेगा? नहीं, राइट। तो वही चीज़ जो है अभी यूक्रेन में हो रहा है। तो दिस वुड नॉट हैव स्टार्टेड एक्चुअली। ये इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई लीडर चूज करो तो वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप की सिचुएशन जो है वो खड़ी हो जाती है। नेटो के इन्वॉल्वमेंट की बात अगर हम करें तो नेटो लीडर्स डिसाइडेड टू अवॉइड अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो नेटो लीडर्स हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, एंड इसी वजह से यूक्रेन को अभी तक जो है वो नेटो में ज्वाइन नहीं करने दिया गया है, क्योंकि नेटो की यही सबसे खतरनाक एंड सबसे पहला ही यही रूल होता है कि उनके किसी भी ग्रुप, उनके ग्रुप में किसी भी एक भी कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब है पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक, एंड वो सभी जो है उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे जिन्होंने इनके जो मेंबर है उस पर अटैक किया था। ठीक है, तो इस वजह से यूक्रेन को तो ऐड करने से रहे वो। ओके, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो अवॉइडेड ही रहेगा until unless दिस थिंग इज बीइंग डन। ओके, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से नेटो वर्सेस रशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिलहाल रेज नहीं हो रहा है, वर्बली ज़रूर चल रही हैं ये सारी चीज़ें। हर किसी को ज़रूर पता है कि नेटो जो मेंबर्स हैं दे आर हेल्पिंग ओवर हियर टू द यूक्रेन, बट स्टिल यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। ठीक है, अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा, एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर सभी को पता है कि अगर हुआ तो दिस वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। ओके, NATO gradually provided more sophisticated weapon systems, as I told you। weapon systems यूक्रेन को जो members हैं वो ज़रूर दे रहे हैं, जैसे कि javelin, Stinger missiles, Patriot missile batteries, long range missiles and F-16 जो हैं, ये जो फ्लाइट, ये जो प्लेन है, ये सारी चीज़ें दे आर फाइटर प्लेन्स, मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। NATO's expansion and the Ukraine conflict have influenced countries also like that of the Sweden and Finland, and इसी वजह से इन्होंने जो है नेटो को ज्वाइन करने की बात करी कि भाई हमको जो है नेटो में ज्वाइन कर लो। तो उनको ज्वाइन करने की वजह से रशिया जो है वो फिर भी उतना परेशान नहीं है जितना कि यहाँ पर बात आती है यूक्रेन की, बिकॉज वो बॉर्डरिंग कंट्री है। क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री होने की वजह से दिस इज रशिया एंड दिस इज द यूक्रेन। ठीक है, सपोज दिस इज द यूक्रेन। यहाँ पे क्या है कि मतलब नियर बाई ही है यूक्रेन। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से क्या है कि यहाँ पे नेटो ने अपनी मिलिट्री जो है वो सेट कर दी, तो रशिया के ऊपर अटैक करना जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन है एंड इसी के नीचे जो है वो क्रीमिया है, एंड क्रीमिया से ब्रिज जो ज्वाइन करती थी रशिया को, उसको तो खैर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बट स्टिल तो ये रशिया का ही तो पार्ट है। तो बॉर्डर से लगे रहना जो है वो एक तरीके से एक बैकड्रॉप है यूक्रेन के लिए, दो दैट वाज द पार्ट ऑफ द रशिया ओनली। ठीक है, बट नाउ इट इज़ नॉट रशिया। बोले तो सोवियत यूनियन जब था तो क्रीमिया भी उन्हीं का ही पार्ट था। खैर, सो अभी वहाँ पे अगर वो मिलिट्री अपनी जो स्टैब्लिश कर देते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई ये जो है रशिया वो नहीं चाहता है वो कि ज्वाइन करे नेटो। यूक्रेन को तो अभी भी मान जाना चाहिए। रशिया वांट यूरोपियन कंट्रीज दैट एनी अटेम्प्ट बाय यूक्रेन टू टेक बैक क्रीमिया कुड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द रशिया। रशिया ने जो यूरोपियन कंट्रीज को कहा कि अगर आपने यूक्रेन की हेल्प करी क्रीमिया को वापस लेने की, तो इसका मतलब जो है वो रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, एंड कॉन्फ्लिक्ट में है इसका मतलब क्या है, रशिया विल बी अटैकिंग दोज यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, विच वुड लीड टू डेफिनेटली द वर्ल्ड वॉर। ओके, यहाँ पे जो रशिया है उन्होंने अभी एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो है वो किए, एंड दे प्लेस द न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन द स्पेशल कॉम्बैक्ट रेडीनेस कि कभी भी जो है वो आपको आदेश मिल सकता है न्यूक्लियर अटैक का।
ओके एंड जो भी पर्सनल है आर्मी पर्सनल उन सभी के लीव्स को कैंसिल भी कर दिया गया कि हर किसी को अलर्ट मोड में तैनात रहना है, कभी भी हम न्यूक्लियर अटैक के लिए बोल सकते हैं कि एक ही बार में खत्म कहानी कर देनी है। लेकिन यहाँ पे जो क्या लेसन हम कोल्ड वॉर से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कभी भी कोई डिसीजन कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेसिस पे लेना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको राजा एंड प्रजा के बारे में बताया। ओके कोई फायदा नहीं है यूक्रेन को, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो लॉस में ही है। प्रेसिडेंट वोग पे जरूर आ गए हैं, वोग के कवर पेज पे, जो कि एज अ कॉमेडियन इस तरीके से तो कभी नहीं आते, है ना, उतने कोई हाई लेवल वाले टाइप के भी नहीं थे कॉमेडियन, लेकिन अपने देश की कॉमेडी जरूर बना दी उन्होंने। कॉमेडी दे आर नॉट कॉमेडी आई कांट से, बट येस सैड स्टोरी यू कैन से, वो उन्होंने एक हिस्ट्री बना दिया है अपने नाम के, अपने नाम से एक हिस्ट्री जोड़ ली है कि एक ऐसा था प्रेसिडेंट जो कि अपने देश को बर्बाद कर दिया सिर्फ एक जिद की वजह से। खैर सो कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे जो है डिटर करना चाहिए एंड कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर डेटरेंस एड्स अनसर्टेनिटी एंड रिस्क टू द इक्वेशन ओवर हियर, बिकॉज इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस तो वो एरिया जो है वो फिनिश ऑफ हो जाएगा, नेटो का मेंबर हुआ तो यूएस विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दैट। The changed political environment and territorial disputes have challenged the effectiveness of the Cold War escalation management lessons also. अभी जो है यूक्रेन ने कहा कि भैया आप जो है 10 पॉइंट्स में, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि 10 पॉइंट्स में उन्होंने कहा था, जो कि रशिया के सामने उस चीज़ को उन्होंने सामने रखी थी कि भाई हम जो है समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमारे ये जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपको मानने होंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ जो प्लेसेस हैं, जो प्लेसेस हैं आपने यानी कि रशिया ने कैप्चर कर लिया, वो वापस दे दो एंड सेटल डाउन करते हैं चीज़ों को। रशिया ने कहा कि दिस इज़ द न्यू रियलिटी, ओके वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू बैक ऑल दीज प्लेसेस। ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट कर सकती हैं। खैर यहाँ पे जो है वो एनवायरमेंटल एंड ये जो पॉलिटिकल एंड ये जो सिचुएशन है, जोग्राफिकल सिचुएशन है, वो सारी ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी इसको डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल पे, कहते हैं ना टेबल पे आओ बैठो भैया और फिर जो है हम आराम से बात करते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी हैंडल्ड। रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड द रेड लाइन्स, अगर रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में हम बात करें तो इट स्पेसिफाइज कंडीशंस अंडर विच इट वुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स, किस कंडीशन के अंतर्गत जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, तो जिसमें इंक्लूडेड है अग्रेशन अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन एंड इट्स अलाइज। अगर इसके किसी दोस्त या फिर रशिया के खिलाफ जो है किसी तरह कोई अग्रेशन शो होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा, और अलाइज में आते हैं हम भी, इंडिया भी। ओके तो ये इनकी डॉक्ट्राइन है, ये इन्होंने अपना रूल बना लिया है कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज करेंगे, एकदम क्लियर कट बता दिया। द एस्केलेट टू डी एस्केलेट अप्रोच suggests using tactic nuclear weapons to force a termination of hostilities on the favorable terms also. So these are the kind of points which has been stated over there in the this I mean that editorial. Next is India needs evidence based ethics driven medicine. देखो काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि कोई डॉक्टर जो है उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने मेडिसिन लेकर के, एंड दे आर लाइक कि ठीक है आप जो है इतना कमीशन ले लीजिएगा, इस मेडिसिन को आप प्रमोट करिए, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, राइट। सो वो टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर तो एथिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व ज़रूर हो जाती है। सो इस पूरे आर्टिकल में बात करा गया है होम्योपैथी एंड ऑल, एंड कलोनियल टाइम में जो होम्योपैथी का सिचुएशन था, WHO जो है वो क्या कहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी क्या है, ये एक सूडो साइंटिफिक सिस्टम है। सूडो साइंटिफिक, साइंटिफिकली नहीं, मतलब कंप्लीटली साइंटिफिक नहीं है, बट इट इज़ सूडो साइंटिफिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एंड इसको कब कंसीव किया गया था, 1796 में बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हानेमन जो है, इनके द्वारा इसको कंसीव इनके द्वारा जो है इस चीज़ को सामने लाया गया था एंड बढ़ाया गया था।
It is based on the evidence that a substance that causes symptoms of a disease in healthy people can cure similar symptoms in sick people. This doctrine called is the like cures the like over here. जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वही वाली बात कह रहे। ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है कि जो सिम्टम्स डिजीज क्रिएट करते हैं हेल्दी पीपल में, विच कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन दी हेल्दी पीपल, वही सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं सिक पीपल को ट्रीट करने के लिए। तो दिस इज व्हाट दिस होम्योपैथी इज टॉकिंग अबाउट। होम्योपैथी का मतलब जो है वो यही है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियल टाइम पीरियड में, एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर फॉर द कॉलोनियल बेनिफिट ओनली, बिकॉज उनका चीज़ें, उनकी दवाइयाँ, उनकी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बेनिफिट है। ओके, एंड इट्स ट्रेडिशनल टैग इज अनटेनेबल। अभी भी जो है हम लोग होम्योपैथी करते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक होम्योपैथी मीन्स द इंडियन थिंग, इंडियन हैक। ओके, खैर, the argument to reject homeopathy is based on its colonial history. colonial history के बेसिस पे जो है ये कह रहे हैं हम होम्योपैथी की जो रिजेक्ट करने की बात लोग कहते हैं। एंड इसके अलावा क्या है, कॉलोनियल हिस्ट्री क्योंकि वो लेकर के ही आए थे फॉर देयर ओन बेनिफिट। दूसरी है कि एविडेंस नहीं है, कोई खास जो है इसकी एफिशिएंसी की हमारे पास एविडेंस नहीं है। दूसरा है एस्केपिस्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रैक्टिशनर्स, मतलब इस तरीके से वो आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे तो लगेगा कि भाई बच के बस निकल चलना है, जैसे तैसे जवाब दे करके। ओके, तो उस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए, तो कोई सॉलिड एविडेंस जो है वो सामने नहीं आता है। तो अगेन द एथिक्स इज नॉट देयर, है ना। इनएफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इनएफिकेसी एंड दैट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द होम्योपैथी। होम्योपैथी's efficacy is weak and systematic reviews and the meta-analysis says that it lacks clinically significant effects across the various elements and that of the populations. It lacks any kind of evidence. इसका कोई कोई खास जो है हमारे पास एविडेंस नहीं है कि it works. We don't have. होम्योपैथी के डिजीजेस काफ़ी टाइम मतलब जो मेडिसिन हैं लोग लेते हैं, तो दे ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस थिंग कि भाई होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो ऑल ऑफ अ सडन वर्क नहीं करेंगी। जैसे कि आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो पीपल से कि अंग्रेज़ी दवाई का असर जो है बहुत जल्दी होता है, लेकिन होम्योपैथी के जो असर है वो धीरे धीरे होती है, बट द परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ज़रूर आपको मिल जाती है, राइट। बट यहाँ पे अगर इस ये जो एडिटोरियल है इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हियर इट इज़ सेइंग दैट कोई खास हमारे पास जो क्लिनिकल प्रूफ जो एक तरीके से क्या कहते हैं एविडेंस बेसिकली वो है ही नहीं हमारे पास। ओके, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ होम्योपैथिक ट्रायल्स वर नॉट रजिस्टर्ड। अगर कहें कि अच्छे खासे नंबर जो हैं वो ट्रायल्स में किए, मतलब ट्रायल्स जो हैं वो किए गए हैं होम्योपैथिक में, तो उस टाइप से भी हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि डाउट रेज होती है, एंड इसके ऊपर रिलायबल होना जो है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो बन जाती है, यानी कि प्रश्न चिन्ह जो है वो यहाँ पर लगता है। WHO की तरफ से अगर वार्निंग की अगर हम बात करें तो WHO ने वार्निंग मतलब वार्निंग जो है वो रेज किए थे, दे वार्न अगेंस्ट दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स। एंड ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स किस केस में इन्होंने रेज किया है कंसर्न, सो दैट इज द HIV, TB, ठीक है, HIV, TB, मलेरिया, फ्लू एंड डायरिया। डायरिया किस में, इन्फेंट्स में, छोटे छोटे बच्चों में। बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने ये कहते हुए कि बच्चों की जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी के पास जो है उन्हीं के पास जाके कराना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस एडिटोरियल के हिसाब से अगर हम सोचें तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यही पॉइंट सामने आता है कि भाई हम किस तरीके से माने कि बच्चों को जो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हमको करनी चाहिए, ठीक है, करानी चाहिए इनके पास। क्यों कराएं जब कोई प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है हमारे पास इस चीज़ को लेकर के। ओके, तो प्लीज डोंट टेक योर बेबीज ओवर देयर स्टेटिंग दैट इट हैज़ नो प्लेस इन देयर
ट्रीटमेंट, कोई भी जो प्लेस नहीं है उनके ट्रीटमेंट में। HIV, TB, मलेरिया, फ्लू और बच्चों में डायरिया होता है, तो इस केस में बिल्कुल भी अवॉइड करिए होम्योपैथी। Evidence suggests the homeopathy does not work for cancers. Please, so avoid this also. ठीक है, तो कैंसर्स में किसी तरीके से ये काम नहीं करता है। एंड क्लिनिकल केयर, देखो कैंसर इज वेरी सीरियस इशू, ठीक है, सीरियस बीमारी है, तो उस चीज़ के लिए होम्योपैथी में जाना बिल्कुल सही नहीं है। उसकी कीमोथेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्लीज गो देयर, नॉट टू देयर। डीबंकिंग क्लेम्स ऑन द स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे जो है, जो सपोर्टर्स हैं इसके, वो ये कहते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर जजिंग द होम्योपैथीज होलिस्टिक इफेक्ट्स। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, लोग क्या कहते हैं जो सपोर्ट करते हैं होम्योपैथी में, दे आर लाइक कि वो धीरे धीरे वर्क करता है, लेकिन उसका असर जो है वो काफ़ी अच्छा और लंबा रहता है, ठीक है। सो वो सपोर्टर्स जो कहते हैं कि ये मतलब जो इसके सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन स्टैंडर्ड्स आर नॉट सूटेबल। जो एविडेंस के बेसिस पे ही जो ये स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं जो जज कर रहे हैं हमको, वो सूटेबल नहीं है हमारे होलिस्टिक अप्रोच है उस चीज़ को समझने के लिए। Okay, homeopathy advocates have not presented valid alternative evidence synthesis frameworks for testing the efficacy and that of the safety, and they are saying this thing also that there is no concrete evidence for proposed mechanisms for the homeopathy, while several allopathic और modern medicine practices have updated themselves, कि इन्होंने जो अपने आप को अपडेट नहीं किया है, लेकिन एलोपैथी या फिर जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं अंग्रेजी दवाई वाले, तो उन्होंने अपने आप को अपडेट ज़रूर कर लिया है, बट इन्होंने अपने आप को नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में है, दैट इज द कू इन विच हैपेंड ओवर देयर इन नाइजर, causes and the concerns related to this thing। तो सरकार को हटा देना, कू क्या, तो जो मिलिट्री है, ठीक है, वो क्या करती है, जोर जबरदस्ती करके सरकार को हटा देती है, ठीक है, कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नाइजर इज अ डिफरेंट कंट्री एंड नाइजीरिया इज अ डिफरेंट कंट्री। ओके, तो नाइजर आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज दी नाइजीरिया, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, बट जनरली वी टेंड टू इग्नोर दिस थिंग, या फिर जो है मिक्स मैच हो जाता है माइंड में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिस इज दी नाइजर, ठीक है। इसमें नाइजर का जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग स्टेट्स आर दी नाइजीरिया, बेनिन, बर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, लीबिया, शेट, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, आर दी नेबर्स ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, एंड अफ्रीकन कंट्री के साथ साथ ये जो है नाइजर वो साहिल रीजन में भी आता है, एंड साहिल रीजन इज द बिलो सहारा डेजर्ट के ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड साहेल रीजन जो है वो आपका वेस्ट से लेकर के ईस्ट पूरा यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली है, दैट दीज आर द एरियाज विच आर वेरी मच impacted by the terrorists। ओके, तो टेररिस्ट वाले एरिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइजर जो है उसका अच्छा खासा एरिया जो है वो टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और एक दो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पॉइंट हमने एक बार, अगर आप सभी लोग जो हैं बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे होंगे डीएनए को लेकर के, तो मैंने एक अपने डीएनए में एक बार हमने एक एडिटोरियल कवर किया था। उस एडिटोरियल में ये चीज़ थी कि जो ये अफ्रीकन्स हैं वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे इंटर माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इंटरनली भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। और ये जो इंटरनली माइग्रेट कर रहे हैं उसका कितना परसेंट,
2000% जो है वो ये इंक्रीज हो गया है। एंड इसके इंक्रीज होने, ये जो माइग्रेशन में इंक्रीज होने की वजह जो है वो टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म जो है वो है। ओके तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना खतरनाक सिचुएशन है, कितना खराब सिचुएशन है। एक तो टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये, उतना ज़्यादा जो आप कहे कि बहुत ही एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल जगह हो, तो ये साहिल रीजन वैसा भी नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या है कि बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं, राइट। सो दे आर नॉट हैविंग, दे डोंट हैव मच ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, कोई खास सपोर्ट भी नहीं है उनके पास फिनेंशियली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारी एरियाज जो है वो एक्चुअली फेस करते हैं। ओके अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ही इज़ द प्रेसिडेंट, ओके, he was the president Mohamed Bazoum of Niger। सो नाइजर जो है अभी रिसेंटली 4 कूज यहाँ पर हुए हैं। एंड 4 कूज हुए हैं कब से, 1960s से, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से लेकर अब तक 4 बार जो है तख्ता पलट जो हिंदी में कहते हैं वो हो चुका है। द मिलिट्री जस्टिफाइड द प्रेजेंट कू बाई साइटिंग अ डेटेरायोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड दैट ऑफ द बैड गवर्नेंस इन द नाइजर। तो 2 रीजन इन्होंने बताया कि भैया मिलिट्री ने कू किया। कू कौन कर रहा है, मिलिट्री कर रही है। मिलिट्री कर रही है किसको, क्या किसके खिलाफ कर रही है, सरकार के खिलाफ। सरकार को हटा दी, टाटा बाय बाय हटो, अब वो जो है अपने हिसाब से राज्य चला रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी हमारे देश की, और इसके अलावा जो गवर्नेंस है नाइजर का वो भी काफी ज्यादा खराब सिचुएशन में पहुंच चुका था। तो इसकी वजह से जबरदस्ती जो है हमको मजबूर होकर के कू करना पड़ा। ओके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इन्होंने कहा कि जो सिचुएशन खराब हुई, द वर्सनिंग ऑफ द इनसिक्योरिटी, worsening insecurity, economic crisis, inflation, corruption and food insecurity जो है, इन सारे पॉइंट्स की वजह से नाइजर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टेड रहा है हमेशा। एज आई टोल्ड यू दीज अफ्रीकन कंट्रीज आर रियली वेरी पुअर। ओके करप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे, फूड इनसिक्योरिटी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी ओवर देयर इन दी कंट्री, सिक्योरिटी पर्पस जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो वो सारी चीज़ें भी नहीं है। सो ही हैज़ सेड दिस थिंग कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर है। एक्सटर्नल इंटरेस्ट नाइजर में अगर हम बात करें तो नाइजर जो है वो पार्टनर रहा है यूएस fight against insurgency with nearly 1100 US troops stationed there। तो 1100 यूएस ट्रूप्स जो है वो नाइजर में रहे हैं। यूएस फाइट अगेंस्ट, यूएसएस फाइट अगेंस्ट द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी के अगेंस्ट जो है वो ये इतने 1100 जो इनकी आर्मी है वहाँ पे ये थी। फ्रांस और जो नाइजर है ये इनका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छी रही है। इसकी वजह से 1500 फ्रेंच ट्रूप्स जो हैं वो नाइजर में इंसर्जेंसी जो हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो भी वहाँ पे तैनात थे। नाइजर की अगर हम बात करें तो ये यूरेनियम, अभी आप खुद समझ सकते हो कि अगर यूएस जैसी कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री जो अपने ट्रूप्स वहाँ पे सप्लाई कर रही है, वहाँ पे दे रही है, तो कुछ ना कुछ इनका अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट होना इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई ना कोई तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा ही होगा। यहाँ पे इनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है विच इज़ देयर, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द यूरेनियम। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम है एंड इसका अच्छा खासा अमाउंट जो परसेंटेज है वो फ्रांस को और ईयू की जो कंट्रीज हैं उनको जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स जरूर है लेकिन इसके पीछे इनके अपने अपने फ़ायदे हैं। तो नाइजर को हेल्प मिल रहा है एंड इसके बदले दे आर प्रोवाइडिंग द यूरेनियम। रीजनल रिस्पॉन्सेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर दे हैव expressed the concern over the resurgence of the coups and called on the military to re-establish constitutional authority। तो अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने कहा मिलिट्री के खिलाफ कि भाई आपने ये बहुत ही गलत किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर से जो है आप सरकार को एस्टैब्लिश कर दीजिए।
यहाँ पे ECOWAS जो है इन्होंने अनाउंस किया है जीरो टॉलरेंस फॉर द कूज एंड इम्पोज फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड नो फ्लाई जोन ओवर द नाइजर फॉर ऑल कमर्शियल फ्लाइट्स दैट बिकॉज द मिलिट्री आर देयर एंड दोज पीपल कैन अटैक दोज फ्लाइट्स एज वेल। तो इन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है वहाँ पर लगा दिए हैं। इसके अलावा माली, बर्किना फासो, ग्यूनिया जो है दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर सॉलिडारिटी, अपना दुख व्यक्त किया है, ये जो अभी रिसेंटली कू हुआ है उस चीज को लेकर के। एंटी फ्रेंच, अब यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रांस के क्या है 1500 फ्रेंच ट्रूप्स जो है वो वहां पे एस्टैब्लिश रहते हैं। एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे क्योंकि सरकार जो है वो काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी फ्रांस को, लेकिन फ्रांस के ये जो ट्रूप्स है उनकी वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं वो उस चीज को लेकर के जरूर ही खुश नहीं थे। Thousands protested in Niger's capital with anti-French sentiments during this coup only and waving the Russian flags and chanting pro-Russian slogans। तो ये फ्रांस के अगेंस्ट एंड रशिया के सपोर्ट में जो है वो आवाज उठा रहे थे अभी रिसेंटली जो ये कू हुआ है उस चीज की वजह से। एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स को आने का ये जो है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा था 2022 से ही, जब फ्रांस का बरखाने फोर्स जो है वो उसको फिर से रीडिप्लॉय कर दिया गया था नाइजर में। ओके तो ये नाइजर में इनको फिर से ले आए। ये जो बरखाने फोर्स है, ठीक है, इनको यहाँ पे लाने का रीजन क्या है? टेररिज्म। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो टेररिज्म वाला पॉइंट बता दी थी। तो यहाँ पे ये जो बरकाने फोर्स है ये आया, इसका वहां पे लाने का वजह ही यही था पहले जब आए थे, तो दैट वाज द टेररिज्म को ये करने के लिए, फिनिश ऑफ करने के लिए। लेकिन फिर इसको जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया था इस फोर्स को, लेकिन फिर से जो है इसको वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये देखिए, जब आप इस तरीके से फ्री हैंड किसी को देते हो तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो लोकल इनोसेंट लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। तो इसी वजह से दीज पीपल वर अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल, इसी वजह से एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप हुए एंड जो रशिया के ये जो फेवर में एक तरीके से वॉइस रेज कर रहे थे। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच कू एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वाई इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग दी ऑपोजिशन। क्यों भैया फेस जो है ऑपोजिशन फेस कर रहा है? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये जो बिल है ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज एंड दैट ऑफ द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, इस चीज़ के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो है वो लेकर के आया गया। इसको अभी जो है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है। इट फेस्ड ऑपोजिशन ड्यू टू इट्स एग्जेम्पशंस फॉर द कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। भैया ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, उसका डेफिनेशन दो। तो इस चीज़ की वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो कंसर्न रेज कर रहे हैं। एंड द आयुष इंडस्ट्री डिनाइंग लोकल कम्युनिटीज़, यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन करी गई है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिनाई कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग बहुत टाइम से उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो उनको अब डिनाई किया जा रहा है किसी भी तरीके की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने से। So these are the concerns which are raising the these are the points because of which the concerns are being raised over here. Implementation of the act, अब ये एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक्ट को जो है फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं की, वाज नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एंड इट डिफिकल्टीज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मेनी स्टेट्स लैक डेटा ऑन मनी रिसीव्ड एंड शेयर्ड विद द लोकल कम्युनिटीज लीडिंग टू द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ओवर हियर। इंडस्ट्रीज व्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस एक्ट को लेकर के काफ़ी सारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो रेजिंग द कंसर्न ओवर हियर। ये जो है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फेवर कर रहे हैं आयुष इंडस्ट्री को, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज़ एक्चुअली बीइंग फेस्ड बाय द पीपल। बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड द इन्वेस्टमेंट, कि कोलैबोरेट करके जो है वो रिसर्च हो और इन्वेस्टमेंट हो. रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टेकिंग सीट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिकॉज इन द लोकसभा दिस हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्पज से इस चीज़ को किया जा रहा है. तो क्या बिजनेस, कैसा बिजनेस एंड ऑल, तो ये क्या चीज़ आगे प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के दे आर एक्चुअली रेजिंग क्वेश्चन. डाइल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है दे आर डाइल्यूटिंग द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. काफ़ी जो है वो फ्री हैंड एक्चुअली दे रहे हैं बिजनेस पीपल को. सो दिस इज एक्चुअली रेजिंग कंसर्न्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल थिंग एंड ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो विद देम, बिकॉज डेफिनेटली ये जो है वो एक कंसर्न रेज, ज़रूर एक कंसर्न जो है वो है और बहुत बड़ा वाला कंसर्न है एक्चुअली. ओके क्योंकि एनवायरमेंटल अगर आप इतना फ्री हैंड दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी गवर्नमेंट खुद से 9 से 10 लाख ट्रीज जो है वो कट ऑफ कर दे रही है. तो दीज पीपल, द बिजनेस पीपल, दे ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रॉफिट. फ्यूचर जनरेशन का क्या है, CSR कर रहे हैं ना, बस बहुत है. okay so these are the kind of problems which are actually being raised, questions being raised. खैर, और ये जो क्यूरियस केस ऑफ राइजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये तो मैंने कहा है कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. नेक्स्ट वीडियो इन द सेंस इसको मैं सेपरेट वीडियो में आई विल बी कवरिंग बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड भी रहेंगे, द नॉलेज गेनर्स एंड ऑल. तो वी विल बी कवरिंग इन अ सेपरेट वीडियो. ओके चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडेज, or you can say 4th of August daily news analysis. So take care, bye bye, and have a great time. Good night.